हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो आज के वीडियो के अंदर हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से मेजर टॉपिक्स होंगे जो हम लोग इस चैप्टर के अंदर कवर कर रहे होंगे। सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शन से कि भाई केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। जैसे ही हम लोग केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस कर लेंगे देन वी विल मूव टुवर्ड्स आवर सेकेंड टॉपिक दैट इज़ केमिकल इक्वेशन कि भाई केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की केमिकल इक्वेशंस किस तरीके से बनाई जाती हैं और जो केमिकल इक्वेशंस होती हैं वो कौन सी दो कैटेगरीज की केमिकल इक्वेशंस होती हैं दैट वी नीड टू डिस्कस। ऑलराइट, उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि भाई ये जो केमिकल इक्वेशंस होती हैं इनको तराजू के दो पलड़ों की तरह इक्वल कैसे किया जाता है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो केमिकल इक्वेशंस होती हैं इन केमिकल इक्वेशंस की बैलेंसिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हमारी एक प्रॉपर केमिकल इक्वेशन बनती है। बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है? बैलेंसिंग का मतलब बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे तराजू के दो पलड़े होते हैं और उन दो पलड़ों के अंदर जब हम लोग इक्वल वेट रखते हैं तब वो बैलेंस होते हैं। उसी तरीके से सिमिलर तरीके से जब हम लोग केमिकल इक्वेशन के अंदर रिएक्टेंट वाली साइड और प्रोडक्ट वाली साइड के अंदर जब नंबर ऑफ एटम्स हर एलिमेंट के इक्वल होते हैं तभी हम लोग किसी केमिकल इक्वेशन को बोलते हैं कि भाई ये वाली केमिकल इक्वेशन इज़ कम्प्लीटली बैलेंस्ड। ओके, उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कि भाई जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उन केमिकल रिएक्शंस के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं यानी कि जहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है वहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती है। जैसे कुछ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई अगर केमिकल रिएक्शन कहीं हो रहा है तो वहाँ पर कलर चेंज हो सकता है। अगर कहीं पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वहाँ पर कोई भी गैस का एवोल्यूशन हो सकता है। अगर कहीं पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वहाँ पर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो सकता है, टेम्परेचर में बदलाव आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि भाई अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है कहीं तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स में से कोई एक कैरेक्टरिस्टिक भी दिखाई दे सकता है या फिर दो भी दिखाई दे सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द केमिकल रिएक्शन। उसके बाद हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे एंड दैट विल बी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कि भाई ये जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं ये कितने तरीके की होती हैं। देन वी विल टॉक अबाउट मेजर 5 केमिकल रिएक्शंस जिसके अंदर सबसे पहली केमिकल रिएक्शन होगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और जैसा कि नाम ही दिखा रहा है कॉम्बिनेशन यानी कि एक ऐसी रिएक्शन जहां पर दो सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, दो सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं एंड दे टुगेदर विल मेक अ न्यू सब्सटेंस। उन केमिकल रिएक्शंस को नाम दिया जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। विल डिस्कस द कंप्लीट कॉम्बिनेशन रिएक्शन along with its 3 cases और कुछ एग्जाम्पल्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे। Then we'll move towards the second type of chemical reaction and that is known as decomposition reaction। तो क्या होती हैं ये decomposition reaction? Decomposition reaction combination reaction की बिल्कुल उल्टी होती हैं, यानी कि बिल्कुल एंटागोनिस्ट रिएक्शंस होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के अंदर दो सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं एंड देन दे विल मेक अ न्यू सब्सटेंस, राइट। लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर एक सिंगल कंपाउंड डिकम्पोज होता है। अब डिकम्पोज भी कई सारे तरीक़ों से किया जाता है कि भाई उस कंपाउंड को या तो हीट कर दो या फिर उस कंपाउंड में से इलेक्ट्रिक करंट पास करा दो या फिर उस कंपाउंड को सनलाइट के नीचे रख दो। इन तीनों ही केसेस में क्या होगा, वो जो कंपाउंड होगा वो कंपाउंड डिकम्पोज हो जाएगा इनटू 2 और मोर सब्सटेंसेस।
तो इस तरीके की रिएक्शंस को नाम देते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। एंड देयर इज़ वन मोर थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर कि भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जुड़ाव होता है और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में टुटाव होता है। तो ये दोनों रिएक्शंस एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होती हैं। ओके, उसके बाद हम लोग यहीं पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर ही हम लोग इनके टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि भाई ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, या कि भाई ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन के वो जो कंपाउंड होगा वो किसकी प्रेजेंस में टूट रहा है, कौन सा फैक्टर है जिसकी प्रेजेंस में वो कंपाउंड सिंपल सब्सटेंसेस में टूट रहा है। उसके बेसिस पर इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जाता है। द फर्स्ट कैटेगरी इज थर्मल डिकम्पोजिशन। जो पहली कैटेगरी होती है उसको हम लोग बोलते हैं कि भाई थर्मल डिकम्पोजिशन। ओके, और थर्मल का मतलब जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, थर्म का मतलब होता है हीट, यानी कि वो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जहाँ पर हम लोग डिकम्पोज करने के लिए कंपाउंड को हीट का यूज़ करते हैं, उन डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को बोला जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ऑलराइट, गुड टू गो, चलें आगे। नाउ देयर इज दिस सेकेंड कैटेगरी, दूसरा तरीका होता है थर्मल डिकम्पोजिशन के बाद इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के अंदर जो डिकम्पोजिशन कराया जाता है उस कंपाउंड का, उसके लिए प्रयोग में लाते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को। इलेक्ट्रिसिटी उस कंपाउंड में होकर के पास कराएंगे और वो जो कंपाउंड होगा वो सिंपल सब्सटेंसेस में टूट जाता है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। एंड देन वी विल टॉक अबाउट द थर्ड कैटेगरी, and that third category, thermal decomposition, electrolytic decomposition, and after electrolytic decomposition we'll talk about the third category of decomposition reaction, जो कि होंगी हमारी photochemical decomposition। photochemical decomposition, हाँ भाई, फोटो का मतलब क्या होता है? फोटो का मतलब होता है सिंपल लाइट, ठीक है। एंड केमिकल का मतलब केमिकल, यानी कि लाइट एनर्जी, या तो वो लाइट एनर्जी सनलाइट की फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं आप लोग, या फिर वो जो लाइट एनर्जी है इलेक्ट्रिक बल्ब की फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके के डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर हम लोग लाइट एनर्जी को यूज़ करते हैं। अब ये जो लाइट एनर्जी होती है, ये सनलाइट की वाली लाइट एनर्जी भी हम लोग यूज़ करते हैं, या फिर हम लोग लाइट बल्ब को भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड्स। ओके, सो ये 3 तरीके के केमिकल रिएक्शंस हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर बात करेंगे। इनके एग्जाम्पल्स हम लोग डिस्कस करेंगे और इसी के अंदर हम लोग एक एक्टिविटी भी करेंगे। ओके, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद we'll move to our next category of chemical reaction, and that is displacement reaction। displacement reaction के अंदर क्या होता है कि एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल, एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। कोई ज़्यादा ताकतवर चीज़ ही किसी कम ताकतवर चीज़ को हटा सकती है। The very same thing happens in the case of displacement reaction। क्या होता है कि एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट या एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल एक कम रिएक्टिव मेटल को उसकी जगह से हटा देता है और खुद उसकी जगह जा कर के लग जाता है। So this happens in displacement reaction। ये होता है हमारा displacement reaction के अंदर। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर हम लोग 2 तरीके के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर पहली कैटेगरी आएगी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद हम लोग दूसरी कैटेगरी डिस्कस करेंगे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद हम लोग सेकेंड कैटेगरी ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्कस करेंगे, जिसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑलराइट, तो ये दो तरीके के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अलोंग विद देयर एग्जांपल्स वील डिस्कस। देन हमारे अगले कैटेगरी के रिएक्शंस की हम लोग बात करेंगे, जिनका नाम है ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के बारे में हमको 2-3 चीज़ें अभी पता होनी चाहिए इन ऑर्डर टू हैव द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। तो क्या पता होना चाहिए हमको यहाँ पर कि भाई इधर लिख लेते हैं, या हियर, यस। सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन की जब हम भी बात करते हैं, जब भी हम बात करेंगे, और इधर हम लोग लिख लेते हैं कि रिडक्शन रिएक्शंस। तो जब भी हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन के 3 मतलब होते हैं। जैसे ऑक्सीडेशन के 3 मतलब होते हैं, सेम तरीके से रिडक्शन रिएक्शन के भी आप लोग 3 मतलब समझ लीजिए कि भाई वो रिएक्शन जहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रही है, यानी कि जहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन होता है, उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, उसको भी हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ओके, या फिर जहां पर भी हमारा इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है। तो ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि वो रिएक्शन जहां पर एडिशन हो जाए ऑक्सीजन का, जहां पर हाइड्रोजन हट जाए, या फिर जहां पर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा हो, उन तीनों ही केसेस में हम लोग बोलेंगे कि भाई यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है। ओके, सो तीसरा पॉइंट यहाँ पर लिख लो आप लोग कि वो रिएक्शन जहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलता है। ओके, नाउ अब ये जो रिडक्शन रिएक्शन होती हैं, ये ऑक्सीडेशन की बिल्कुल उल्टी होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन का क्या हुआ था? एडिशन। लेकिन जब हम लोग रिडक्शन रिएक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर होता है ऑक्सीजन का रिमूवल। एग्जैक्टली। तो सबसे पहले रिडक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई ऑक्सीजन रिमूव हो गई। अगर कहीं से ऑक्सीजन हट रही है देन विल कॉल दैट रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन। सेकेंड पॉइंट का उल्टा क्या होगा कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन के अंदर हाइड्रोजन रिमूव हो रही थी, लेकिन रिडक्शन के अंदर हाइड्रोजन का एडिशन होगा। तो यहाँ पर होगा हमारा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एंड उसके बाद हम लोग तीसरी पॉइंट को समझ लेते हैं। क्या होता है? यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं और इधर साइड में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलता है। तो ये 3 चीज़ें हमको पता होनी चाहिए अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ पर एक और रिएक्शन हम लोग एंड में डिस्कस करेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन कहलाते हैं जहाँ पर ऑक्सीडेशन भी होता है और जहाँ पर रिडक्शन भी देखने को मिलता है। यानी वो रिएक्शन जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों देखने को मिलते हैं, उन रिएक्शंस को बोला जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती हैं? जहां ऑक्सीडेशन भी देखने को मिलता है और जहां पर रिडक्शन भी देखने को मिलता है, उन रिएक्शंस को देते हैं हम नाम रिडॉक्स रिएक्शन। आर वी गुड टू गो?
एंड उसके बाद हम लोग फाइनली अपने लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन के मेनली हम लोग दो इफ़ेक्ट्स डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर पहला इफ़ेक्ट हम लोग कॉरोजन डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद हम लोग दूसरे इफ़ेक्ट की बात करेंगे, दैट इज़ रेंसिडिटी। तो इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन, दो इफ़ेक्ट्स यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले इफ़ेक्ट के अंदर हम लोग कॉरोजन की बात करेंगे एंड देन हम लोग सेकेंड इफ़ेक्ट की बात करेंगे, दैट इज़ रेंसिडिटी। आर वी गुड टू गो नाउ? आगे बढ़ें नाउ। हाँ भाई, तो क्या होती है केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है कि भाई कोई ऐसा प्रोसेस जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और उनके रिएक्ट होने के बाद एक नया सब्सटेंस बनता है, और वो जो नया सब्सटेंस बनेगा वो नया सब्सटेंस उन दोनों सब्सटेंसेस के जैसा भी हो सकता है जिनको हमने स्टार्टिंग में रिएक्ट कराया था, या फिर वो सब्सटेंस उन दोनों सब्सटेंसेस से बिल्कुल अलग भी हो सकता है, एक नई आइडेंटिटी और एक नई केमिकल प्रॉपर्टी के साथ। तो केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है कि भाई वो प्रोसेस जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और वो कंबाइन होकर के एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, जिसका केमिकल आइडेंटिटी और प्रॉपर्टी उन दोनों सब्सटेंसेस के जैसा भी हो सकता है या फिर उन दोनों सब्सटेंसेस से बिल्कुल भिन्न भी हो सकता है। तो ऐसे प्रोसेस को नाम दिया जाता है केमिकल रिएक्शन। जैसे आप लोग यहाँ पर समझिए कि मान लो ये है हमारा सब्सटेंस नंबर 1, जैसे आप लोग पहले इसको समझिए। जब हम लोग चाय बनाते हैं तो चाय बनाने के लिए जो चीज़ें हम लोग प्रयोग में लाते हैं उनमें कई सारी चीज़ें होती हैं। उसमें एक चीनी होती है, चीनी सॉलिड होती है और सफ़ेद रंग की होती है। दूसरा जो सब्सटेंस होता है वो होती है चाय पत्ती, वो भी सॉलिड होती है, काले रंग की दिखाई पड़ती है। तीसरा सब्सटेंस हम यूज़ करते हैं दूध, दूध जो होता है वो लिक्विड होता है और सफ़ेद रंग का होता है। और जब हम इन तीनों सब्सटेंसेस को एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बनती है अल्टीमेटली चाय। और वो जो चाय बनती है वो लिक्विड होती है और वो डार्क ब्राउन या ब्राउन कलर की होती है। तो यहाँ पर आप ये देखो कि एक जो सब्सटेंस था वो सॉलिड था, दो सब्सटेंसेस बल्कि सॉलिड थे, चीनी भी और चाय पत्ती भी। लेकिन जो सब्सटेंस अल्टीमेटली हमको मिला है, जो प्रोडक्ट हमको मिला है इन तीनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से, वो लिक्विड है। और उस लिक्विड का जो कलर है वो इन तीनों में से किसी कलर से बिल्कुल भी रिजेंबल नहीं करता है, यानी कि बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी है उसके कलर की। तो हम यही कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन का मतलब ये होता है कि ऐसा प्रोसेस जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और कंबाइन होने के बाद वो एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, और वो जो नया सब्सटेंस होगा उस नए सब्सटेंस के पास अपनी नई केमिकल आइडेंटिटी और अपनी नई केमिकल प्रॉपर्टी होंगी। सो इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं केमिकल रिएक्शन। ओके, नाउ अब ये जो केमिकल रिएक्शन होती हैं, इन केमिकल रिएक्शन को सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है और उसी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को किसी भी केमिकल रिएक्शन की हम लोग नाम देते हैं केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है कि किसी केमिकल रिएक्शन को जब हम लोग सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अगर हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन का देते हैं, देन वी कॉल इट केमिकल इक्वेशन।
अब ये जो केमिकल इक्वेशन होती है, इसमें केमिकल इक्वेशन के अंदर दो पलड़े होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। पहला जो पार्ट होता है वो रिएक्टेंट वाला साइड होता है और दूसरा जो पार्ट होता है वो प्रोडक्ट वाला साइड होता है। तो आप लोग ऐसे देख लीजिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन से। तो मैंने एक केमिकल रिएक्शन की बात की और केमिकल रिएक्शन है स्टेटमेंट कि जब हाइड्रोजन गैस, व्हेन हाइड्रोजन गैस combines with oxygen gas, then it leads to the formation of वाटर, वो पानी का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो ये हो गई हमारी एक केमिकल रिएक्शन कि भाई जब हाइड्रोजन गैस को और ऑक्सीजन गैस को एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, देन वो दोनों कंबाइन होने के बाद बना देती हैं पानी। ओके, सो ये है हमारी केमिकल रिएक्शन। अब इस केमिकल रिएक्शन को हम लोग केमिकल इक्वेशन दो तरीके से बनाते हैं। पहला तरीका होता है वर्ड इक्वेशन का। वर्ड इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि भाई कोई भी सिंबल किसी भी एलिमेंट का यूज़ नहीं किया जाएगा, सिंपल हम लोग वर्ड्स की फॉर्म में इक्वेशन बना देंगे। कैसे बनाते हैं पहले आप लोग देख लीजिए। सो पहला तरीका होता है केमिकल इक्वेशन बनाने का वर्ड इक्वेशन। और वर्ड इक्वेशन के अंदर क्या किया जाता है कि वर्ड्स लिखते हैं हम लोग सिंपल कि भाई यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस होगी वो हाइड्रोजन गैस कंबाइन हुई ऑक्सीजन गैस के साथ, और जैसे ही प्लस का साइन, ये जो प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन रिप्रेजेंट करता है कॉम्बाइन को, ये रिप्रेजेंट करता है रिएक्ट को। तो हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन हुई, रिएक्ट हुई और उन दोनों ने मिलकर के क्या बनाया, गिव राइज टू, मिलकर के क्या बनाया, वाटर। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन के अंदर दो साइड होती हैं। जो पहली साइड होती है यानी जो लेफ्ट हैंड साइड में होती है, उस साइड को बोलते हैं रिएक्टेंट वाली साइड। तो ये वाली जो साइड होगी इसको बोला जाता है रिएक्टेंट वाली साइड। देन हमारी दूसरी साइड होती है जो कि राइट साइड में होती है और जो प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट वाली साइड। इतनी बात समझ में आई? ये तो हो गई वर्ड इक्वेशन की बात। अब हम लोग बात कर लेते हैं केमिकल इक्वेशन की। जब भी हम केमिकल इक्वेशन बनाते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन का, तो वहाँ पर हम लोग प्रयोग में लाते हैं सिंबल्स। और किसके सिंबल्स हम लोग प्रयोग में लाते हैं? जो रिएक्टेंट्स और जो प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहे हैं। तो रिएक्टेंट वाली साइड में जो सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, कंबाइन होते हैं, इनको बोला जाता है रिएक्टेंट्स। और इन रिएक्टेंट्स के कॉम्बिनेशन से जो चीज़ें बनती हैं उन चीज़ों को बोला जाता है प्रोडक्ट। इतनी बात समझ में आ गई? कैन वी मूव अहेड? इधर देखो नाउ। अब ये हो गई वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन के बाद हमको बनानी है इसकी केमिकल इक्वेशन। और केमिकल इक्वेशन मैंने क्या बताई? केमिकल इक्वेशन के अंदर हम लोग सिंबल यूज़ करते हैं। तो हाइड्रोजन गैस का सिंबल क्या होगा? H2। हाइड्रोजन क्योंकि एक गैस है तो उसके आगे हम लोग क्या लिखेंगे? G। उसकी स्टेट लिखते हैं। एलिमेंट या कंपाउंड जिस भी स्टेट में प्रेजेंट होता है उसकी स्टेट लिखी जाती है ब्रैकेट के अंदर। तो हाइड्रोजन क्योंकि गैस है तो आगे लिखेंगे G ब्रैकेट के अंदर। G रिप्रेजेंट्स व्हाट? G रिप्रेजेंट्स गैसियस स्टेट। उसके बाद ये जो हाइड्रोजन होता है ये कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ और ये दोनों मिलकर के बना देते हैं वाटर। लेकिन वाटर क्या होता है? लिक्विड। तो आगे क्या लिखेंगे? वाटर के L फॉर लिक्विड।
ना अब हम लोग देख रहे हैं कि भाई ये जो हमारी इक्वेशन हम लोगों ने बनाई है ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है। और बैलेंस्ड ना होने का मतलब क्या है कि भाई ये जो केमिकल इक्वेशन है इसके अंदर एलिमेंट्स जो प्रेजेंट हैं वो एलिमेंट्स जो हैं वो नंबर ऑफ एटम्स उनके इक्वल नहीं हैं। कैसे पता चला? आप लोग इधर देखो, ये जो रिएक्टेंट वाली साइड में हाइड्रोजन के पास कितने एटम्स हैं? 2। प्रोडक्ट वाली साइड में भी 2 हैं, बैलेंस तो है हाइड्रोजन। लेट्स कम टू द सेकेंड एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट क्या है? ऑक्सीजन। रिएक्टेंट वाली साइड में ऑक्सीजन के पास 2 एटम हैं, लेकिन प्रोडक्ट वाली साइड में ऑक्सीजन के पास सिर्फ 1 एटम है। जहाँ पर कोई एटम नहीं होता वहाँ पर, जहाँ पर कोई नंबर नहीं होता वहाँ पर 1 लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर 1 एटम प्रेजेंट है। तो हमने देखा कि भाई हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड बट ऑक्सीजन इज नॉट बैलेंस्ड। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपना ये देखते हैं कि ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस्ड किया जा सकता है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस कहाँ करने की ज़रूरत है? बैलेंसिंग हम लोग नंबर वहाँ इंक्रीज करते हैं जहाँ पर नंबर कम होता है। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 होता है कि भाई बना लो एक टेबल। तो स्टेप नंबर 1 के अंदर वी मेक टेबल। तो स्टेप नंबर 1 में हम लोग टेबल बनाते हैं और टेबल के अंदर सबसे पहले कॉलम में लिखते हैं एलिमेंट, दूसरे कॉलम के अंदर लिखते हैं नंबर ऑफ एटम्स, ऑन रिएक्टेंट साइड, इधर लिखते हैं नंबर ऑफ एटम्स ऑन प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट साइड, एंड देन हम लोग अपने एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स को लिखना चालू करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। अब नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट वाली साइड में हाइड्रोजन के पास कितना है? 2। ऑक्सीजन के पास 2। नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट वाली साइड में हाइड्रोजन के पास 2 है, लेकिन ऑक्सीजन के पास सिर्फ 1 है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने का मतलब ये होता है कि हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड क्या नहीं है? ऑक्सीजन बैलेंस्ड नहीं है, तो ऑक्सीजन को हम लोग बैलेंस्ड करेंगे। ठीक है, अब बैलेंसिंग हम लोग कहाँ करते हैं? नंबर ऑफ एटम्स कहाँ बढ़ाएंगे? जहाँ कम प्रेजेंट है। तो कम नंबर कहाँ है? प्रोडक्ट वाली साइड में। तो अगर हम लोग यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें इस पूरे वाटर के मॉलिक्यूल को, तो ये जो ऑक्सीजन है इस ऑक्सीजन के पास कितने एटम्स हो जाएंगे? 2 1 जा 2। लेकिन अब बात बिगड़ गई, यहाँ पर हाइड्रोजन के भी तो बढ़ गए, 2 2 जा 4। हाइड्रोजन के 4 हो गए और हाइड्रोजन के रिएक्टेंट वाली साइड में सिर्फ 2 रह गए। तो अब हाइड्रोजन की बात बिगड़ गई, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, नाउ स्टेप नंबर 2 में हम लोग जहाँ पर कम एटम प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, नंबर ऑफ एटम्स को बढ़ाते हैं। तो स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई द H2O by 2 ऑन प्रोडक्ट साइड। ठीक है, प्रोडक्ट वाली साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हमारी इक्वेशन कैसी दिखने लगेगी? H2 गैस प्लस O2 गैस गिव राइज टू 2H2O लिक्विड। ठीक है, कैन वी मूव अहेड? आगे चलें। नाउ लुक, अब हम लोगों ने देखा कि भाई हाइड्रोजन के यहाँ पर 4 हो गए, यहाँ पर कम है। तो अब की बार हम लोग क्या करेंगे? अब की बार कम कहाँ है? रिएक्टेंट वाली साइड में। तो वापस से टेबल बनाकर देखते हैं कि भाई कोई गड़बड़ ना हो जाए। ऑलराइट, सो विल मेक द टेबल अगेन। सेम तरीका होता है, एलिमेंट, then number of atoms on reactant side, उसके बाद number of atoms
ऑन प्रोडक्ट साइड। अब हम लोग बना लेंगे अपनी टेबल। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब देखो हाइड्रोजन के इधर साइड 2 हैं, यहाँ पे 2 हैं ऑक्सीजन के, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 2 2 जा 4 हैं हाइड्रोजन के, और ऑक्सीजन के 2 1 जा 2। तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन हमारा हाइड्रोजन इम्बैलेंस हो गया। तो अब क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। ओके, सो अब हाइड्रोजन की बैलेंसिंग करेंगे हम लोग। सो हाइड्रोजन कहाँ कम है, हाइड्रोजन के एटम्स कहाँ कम है, रिएक्टेंट वाली साइड में। तो अगर मैं यहाँ पर रिएक्टेंट वाली साइड में हाइड्रोजन गैस को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4 ही इधर हो जाएंगे और 4 ही इधर प्रेजेंट हैं। तो हमारी जो इक्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी, वो कम्प्लीटली बैलेंस्ड हो जाएगी। तो स्टेप नंबर 3 में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई H2 बाय 2 ऑन रिएक्टेंट साइड। ठीक है, तो अब क्या बन गई हमारी इक्वेशन, 2H2 गैस plus O2 gas give rise to 2H2O liquid. This is balanced. Balanced chemical equation. ओके, तो ये हो गई हमारी बैलेंसिंग तक का पार्ट खत्म। Now we'll talk about the second or third topic, and that is characteristics of chemical reaction. All right. So जब हम लोग characteristics की बात करते हैं chemical reaction के, तो कई सारे characteristics होते हैं, जैसे change in color, जैसे evolution of gas। ठीक है, तो हम लोग start कर लेते हैं change in temperature से। सो पहला कैरेक्टरिस्टिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है हमारा चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जहां पर हीट चाहिए होती है, यानी कि जो कि हीट को एब्जॉर्ब करती हैं, तभी वो केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होगा जब हीट उसको मिल जाएगी। एक दूसरे तरीके की केमिकल रिएक्शंस वो होती हैं जिनके अंदर हीट एब्जॉर्ब नहीं होता है, वो हीट को रिलीज़ करती हैं। ठीक है, तो 2 तरीके की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। पहली हमारी वो होती हैं जहाँ पर हीट जो है वो एब्जॉर्ब होता है, तो 1A होती हैं जहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होता है, और इनको हम लोग नाम देते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो का मतलब होता है अंदर, इनसाइड, और थर्मिक का मतलब होता है हीट, यानी कि वो रिएक्शंस जिनको हीट चाहिए होती है, जिनके अंदर हीट जाती है और वो तभी रिएक्शंस कंप्लीट होती हैं। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस का मतलब है दोज रिएक्शंस in which heat is absorbed, जिनमें हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है। जैसे इसका एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है इनका, क्या एग्जाम्पल होगा आप लोग बताओगे? ओके, देन एक दूसरी कैटेगरी की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और उन रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, उन रिएक्शंस के अंदर हीट जो होती है वो रिलीज होती है, उनको बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सो का मतलब होता है आउट, और थर्मिक का मतलब होता है हीट, यानी कि वो रिएक्शंस जिनसे हीट निकलती है, जिनसे हीट रिलीज़ होती है, एंड देन तभी वो रिएक्शंस कंप्लीट होती हैं। तो अगर हम लोग एक लाइन लिखना चाहें तो दोज रिएक्शंस in which heat is released
along with the formation of products. Formation of products. ओके जिनमें हीट रिलीज होती है प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ साथ। एग्जाम्पल आप लोग सोच करके बताएंगे कमेंट्स में। ओके नाउ उसके बाद हमारे दूसरा कैरेक्टरिस्टिक होता है किसी केमिकल रिएक्शन का एवोल्यूशन ऑफ गैस। एवोल्यूशन ऑफ गैस तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है एवोल्यूशन ऑफ गैस। यानी कुछ केमिकल रिएक्शंस के अंदर क्या देखने को मिलता है कि जब केमिकल रिएक्शन होती है तो गैस जो होती है वो वहाँ से इवॉल्व होती है। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं तो मान लो हमारा एक बीकर है और इस बीकर के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट था सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4। अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने थोड़े टाइम बाद इसके अंदर जिंक डाल दिया। तो जैसे ही हमने इस बीकर के अंदर जिसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड है जिंक को डाला तो जिंक क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को इस सल्फेट से अलग कर देगा और खुद हाइड्रोजन की जगह जा कर के सल्फेट से चिपक जाएगा। ऑलराइट, तो एक्चुअल में होगा क्या, रिएक्शन क्या बनेगा कि जब जिंक हम लोगों ने लिया और इस जिंक को हम लोगों ने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो ये जो जिंक है क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से तो हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा और जिंक जा कर के इसकी जगह लग जाएगा। तो क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट बनेगा और यहाँ पर जो हाइड्रोजन होगा ये हाइड्रोजन गैस है क्योंकि ये यहाँ से निकल जाएगी। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है यहाँ पर देखा गया कि हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन हो रहा है। यानी कि रिएक्शन तभी कंप्लीट होगा जब यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। समझ में आई बात। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं कि जब वो कंप्लीट होते हैं तो वहाँ पर गैसेस का एवोल्यूशन देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले कैरेक्टरिस्टिक की। तो अगले कैरेक्टरिस्टिक के अंदर हम लोग बात करते हैं चेंज इन कलर। कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जहाँ पर कलर चेंज दिखाई पड़ता है। सो थर्ड वन इज चेंज इन कलर। जैसे मान लो हमारे पास एक बीकर है वापस से और इस बीकर के अंदर प्रेजेंट है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का कलर है ब्लू, ठीक है, ये ब्लू कलर का है। अब क्या हुआ कि इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर हम लोगों ने डाल दिया आयरन। जैसे ही हम लोगों ने इस बीकर के अंदर आयरन डाला तो आयरन जो है दैट इज़ मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर। तो आयरन क्या करेगा, जाकर के कॉपर को हटा देगा और खुद कॉपर की जगह जाकर के लग जाएगा। ऑलराइट, और थोड़े टाइम बाद आपको दिखाई पड़ेगा कि इस बीकर के अंदर FeSO4 बन गया और ये जो FeSO4 है इट इज़ ब्लू ग्रीन इन कलर। ये ब्लू ग्रीन है कलर में। तो यहाँ पर अगर हम लोग इक्वेशन बनाने की कोशिश करें तो इक्वेशन कैसे बनेगा, इक्वेशन बनेगा हमारा कि भाई FeSO4 CuSO4 will give rise to FeSO4 plus copper। नाउ ये जो कॉपर सल्फेट था ये ब्लू कलर का था, बाद में जब FeSO4 बना तो आपको बीकर के अंदर ब्लू ग्रीन कलर दिखाई पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि कुछ केमिकल रिएक्शंस के अंदर क्या होता है कि जब वो केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो वहाँ पर कलर चेंज होता हुआ दिखाई पड़ता है। गुड टू गो, चलें आगे। नाउ 2-3 और कैरेक्टरिस्टिक हैं तो मैं आपको हेडिंग बता रही हूँ। यू विल स्टडी देम। आप लोग देखोगे उनको एक बार और आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओगे। ओके, सो कुछ कैरेक्टरिस्टिक और क्या बचते हैं,
जो आप लोगों को देखने हैं। नेक्स्ट वन इज़, पहले एक हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं, चेंज इन स्टेट। आप लोगों का जो होमवर्क है वो मैं अगले वाले पेज पर दूंगी आपको। चेंज इन स्टेट यानी कि कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें स्टेट चेंज होती है। स्टेट चेंज होने का मतलब ये होता है कि एलिमेंट्स मेनली केमिकल रिएक्शन के अंदर 4 स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें पहली जो स्टेट होती है वो होती है सॉलिड, और जो एलिमेंट सॉलिड स्टेट में होगा उसको S से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरी होती है लिक्विड, उसको L से रिप्रेजेंट करते हैं। अगली होती है गैसियस स्टेट, उसको G से रिप्रेजेंट करते हैं। और उससे अगली होती है एक्वस स्टेट, एंड वी रिप्रेजेंट दैट विद AQ। एक्वस का मतलब क्या होता है? एक्वस स्टेट का मतलब होता है कि जहाँ पर सॉल्वेंट पानी हो, यानी कि वो वाला सॉल्यूशन जहाँ पर हम लोग सॉल्वेंट जो यूज़ कर रहे हैं, दैट सॉल्वेंट शुड बी वाटर, उसको हम लोग बोलते हैं एक्वस। ठीक है, तो अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं, हालांकि ये वाला एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, चेंज इन स्टेट वाला, के स्टेटमेंट से स्टार्ट कर लेते हैं कि कुछ केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि स्टेट चेंज होती है। मान लो दोनों जो चीज़ें हैं, दोनों जो सब्सटेंसेस हैं रिएक्टेंट के अंदर, वो गैसियस स्टेट में प्रेजेंट हैं, लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट गैस नहीं होगा, वो प्रोडक्ट लिक्विड हो, वो प्रोडक्ट सॉलिड हो, वो प्रोडक्ट एक्वस हो। तो हमारी केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो स्टेट्स होती हैं वो भी चेंज होती रहती है। ओके, गुड टू गो। नाउ स्टेटमेंट हम लोग पहले भी ये वाला रिएक्शन देख चुके हैं कि जब हाइड्रोजन गैस, व्हेन हाइड्रोजन गैस combines with oxygen gas, it leads to the formation of water, पानी बन जाएगा। कैसे? अगर हम लोग इक्वेशन बनाएं इसका, तो ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं, हाइड्रोजन गैस यानी कि H2 कंबाइन हुआ ऑक्सीजन गैस के साथ, दोनों गैसेस हैं एक दूसरे के साथ कंबाइन हुई और दोनों ने मिलकर के बना दिया वाटर। लेकिन जो प्रोडक्ट है वाटर है वो कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है? लिक्विड। नाउ द होमवर्क इज़, जो आपको करना है होमवर्क ये है कि आप लोग एक कैरेक्टरिस्टिक को घर पे जा कर के देखोगे, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। कुछ केमिकल रिएक्शंस के अंदर प्रेसिपिटेशन होता है, वहाँ पर प्रेसिपिटेट बनते हैं, तो उसके एग्जाम्पल्स एंड हाउ प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड, यू विल जस्ट चेक इट आउट। ऑलराइट, दिस इज़ द 5th वन। अब हम लोग चलते हैं अपने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की तरफ। तो सबसे पहली कैटेगरी केमिकल रिएक्शंस के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, सो ये है आपका होमवर्क। तो इस होमवर्क को मैं लिखती हूँ ऊपर। ओके, जस्ट नो। ओके, होमवर्क क्या है? होमवर्क आप लोग लिख लीजिए। होमवर्क है, एक कैरेक्टरिस्टिक है, द 5th वन, यू विल गो एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ओके, आगे बढ़ें। नाउ हम लोग बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि वो रिएक्शंस जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, और जो वो कंबाइन होते हैं तो वहाँ पर बनता है उन दोनों के मिलाप से एक सब्सटेंस, एक प्रोडक्ट। उस तरीके के रिएक्शंस को हम लोग नाम देते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ऑलराइट, सो यहाँ पर होता क्या है एक्चुअल में, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर ये जो 2 सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ कंबाइन कर रहे हैं, ये 2 सब्सटेंसेस कुछ भी हो सकते हैं। कुछ भी क्या? 3 केसेस होते हैं, और वो 3 केसेस हम लोग फटाफट डिस्कस करते हैं।
तो अभी मैंने बोला कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है बच्चा लोग, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर 3 केसेस देखने को मिलते हैं। केस नंबर 1 ये होता है कि वो जो 2 सब्सटेंसेस यहाँ पर एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं वो दोनों सब्सटेंसेस एलिमेंट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर केस नंबर 1 वो है जहाँ पर दोनों सब्सटेंसेस एलिमेंट्स हैं, यानी कि जब एलिमेंट नंबर 1 एलिमेंट नंबर 2 के साथ कंबाइन होता है और ये दोनों कंबाइन होते हैं तो मिलकर के बनाते हैं एक कंपाउंड। तो दिस इज़ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दिस इज़ द केस नंबर 1 ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कि जब 2 एलिमेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए देन वो मिल करके बना रहे हैं एक कंपाउंड। ओके, नाउ देयर इज दिस केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या होता है कि भाई एलिमेंट्स ना हो वो दोनों रिएक्टेंट्स आपके कंपाउंड हो, यानी कि 2 कंपाउंड्स हो, वो दोनों कंपाउंड्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो एंड देन वो मिल करके बनाए एक नया प्रोडक्ट। तो मान लो कंपाउंड नंबर 1 कंबाइन हुआ कंपाउंड नंबर 2 के साथ और इन दोनों ने मिलकर के बना दिया एक न्यू कंपाउंड। तो ये भी देखने को मिलता है। दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, केस नंबर 2। नाउ एक होता है हमारा केस नंबर 3, और केस नंबर 3 के अंदर कि ना तो भाई वो दोनों सब्सटेंसेस कोई कंपाउंड हो, ना वो दोनों सब्सटेंसेस ही एलिमेंट्स हो, बल्कि एक एलिमेंट हो और एक कंपाउंड हो। तो केस नंबर 3 ये होता है कि भाई जब एक एलिमेंट और एक कंपाउंड आपस में कंबाइन हो एंड वो दोनों मिलकर के बना रहे हों एक नया कंपाउंड, तो हम लोग इसको भी बोलेंगे कि यहाँ पर भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखने को मिल रहा है। तो तीनों में देखने को मिला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और ये तीनों ही केसेस हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। इनके अंदर हम लोग एग्जाम्पल्स डिस्कस करने वाले हैं। सो ये है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब आगे चलें। गुड टू गो, ओके। नाउ तो वही लिखा हुआ है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर 2 एलिमेंट्स भी एक दूसरे के साथ कंबाइन हो सकते हैं एंड दे कैन मेक अ प्रोडक्ट दैट इज़ अ कंपाउंड। दूसरा केस ये भी हो सकता है कि भाई 2 कंपाउंड्स हों, वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए, उन्होंने मिलकर के एक नया कंपाउंड बना दिया। एंड देयर कैन बी द थर्ड केस जिसके अंदर एक एलिमेंट और एक कंपाउंड एक दूसरे के साथ कंबाइन हो एंड वो दोनों मिलकर के एक नया कंपाउंड बना दें। ओके, सो दीज आर द 3 केसेस। नाउ अब हम लोग बात करने वाले हैं केस नंबर 1 की, और केस नंबर 1 के अंदर क्या है कि भाई जब 2 एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो, यानी देयर इज दिस एलिमेंट नंबर 1, दिस इज केस नंबर 1, कि भाई एलिमेंट नंबर 1 है और एलिमेंट नंबर 1 एलिमेंट नंबर 2 के साथ कंबाइन होता है और ये दोनों मिलकर के बना दे रहे हैं एक कंपाउंड। ठीक है, तो ये है हमारा केस नंबर 1। ओके, नाउ लुक, एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ये है कि मैग्नीशियम है एक एलिमेंट। जब ये मैग्नीशियम एलिमेंट ऑक्सीजन एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है और इन दोनों को हीट किया जाता है तो ये दोनों मिलकर के बना देते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसका केमिकल इक्वेशन कैसे बनाएंगे? तो मैग्नीशियम है एक एलिमेंट, ये मैग्नीशियम हमारा ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और ये दोनों मिलकर के क्या बना देते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा कैसे बना है, इसका फॉर्मूला, इसके लिए आपको बैलेंस ही याद करनी पड़ेंगी, सिंबल्स याद करने पड़ेंगे। जस्ट लुक हियर, जब हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाएंगे तो मैग्नीशियम को लिखते हैं, इधर लिखेंगे ऑक्साइड को, इनके नीचे इन दोनों के सिंबल्स लिखेंगे। मैग्नीशियम का Mg है, ऑक्साइड का O है। ओके, नाउ इनके नीचे लिखेंगे इनकी वैलेंसी, तो मैग्नीशियम की भी 2 और ऑक्सीजन की भी 2।
2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पर 1 1 बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे एक दूसरे से और क्या हो जाएगा MgO। तो फॉर्मूला क्या हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO। ना लुक हियर, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर केस नंबर 2 कैसे है। केस नंबर 2 ऐसे है कि ये है हमारा मैग्नीशियम एलिमेंट नंबर 1। जब ये एलिमेंट नंबर 1 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ जो कि है एलिमेंट नंबर 2, तो इन दोनों ने मिलकर के एक कंपाउंड बनाया जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। वैसा ही हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, आप लोग इसको HW में लिख लो, आप लोग इसको घर से सॉल्व करोगे। चलें आगे, वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, एक दूसरे के साथ बर्न होते हैं एंड देन दे विल फॉर्म द वाटर। हम लोग यहीं सॉल्व कर लेते हैं। हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस जब ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन होती है तो ये दोनों मिलकर के बना देते हैं वाटर। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब यहाँ पर हमको पता कैसे चला कि भाई ये केस नंबर 1 ही है? वो इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन गैस इज़ द एलिमेंट एंड देन ऑक्सीजन गैस इज़ द अनदर एलिमेंट। जब ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए देन दे विल मेक अ कंपाउंड। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ केस नंबर 1। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द केस नंबर 2। और केस नंबर 2 क्या था? केस नंबर 2 था हमारा कि भाई केस नंबर 2 क्या था? केस नंबर 2 था कि भाई एक तो हमारा दोनों कंपाउंड हो, एलिमेंट ना हो, कि 2 कंपाउंड हो। जैसे मान लो कंपाउंड नंबर 1 कंबाइन हुआ कंपाउंड नंबर 2 के साथ और इन दोनों ने मिलकर के बना दिया एक नया कंपाउंड। तो ये है हमारा केस नंबर 2। जैसे इसका एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा होगा। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर? एग्जाम्पल है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग लाइम भी बोलते हैं और इसी को क्विक लाइम भी बोला जाता है, कि जब कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है पानी के साथ, ये दोनों ही मिलकर के बना देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका दूसरा नाम है स्लेक्ड लाइम। ओके, तो यहाँ पर हमको कैसे पता चला? दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ केस नंबर 2 बिकॉज कैल्शियम ऑक्साइड इज ऑल्सो द कंपाउंड, नाउ वाटर इज ऑल्सो द कंपाउंड एंड ये दोनों मिलकर के एक नया कंपाउंड बना रहे हैं जो कि है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो इक्वेशन कैसे बनेगा? इक्वेशन ऐसे बनेगा, ओह माय गॉड, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। Just give me a moment. Look, इक्वेशन कैसे बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, ये कैल्शियम ऑक्साइड कंबाइन होता है हमारा किसके साथ? कैल्शियम ऑक्साइड कंबाइन होता है हाइड्रोजन वाटर के साथ एंड जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो बनता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमारा ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसका दूसरा नाम दिया जाता है क्विक लाइम, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं लाइम। जब लाइम और क्विक लाइम वाटर के साथ कंबाइन होता है तो ये दोनों मिलकर के बनाते हैं स्लेक्ड लाइम। ओके, ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? स्लेक्ड लाइम। नाउ हमको पता कैसे चला कि दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ केस नंबर 2? क्योंकि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है दिस इज़ अ कंपाउंड। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ यानी कि वाटर, ये भी हमारा दूसरा कंपाउंड है और ये दोनों कंपाउंड कंबाइन होकर के एक नया कंपाउंड बना रहे हैं। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ केस नंबर 2। ऑलराइट, तो डिस्कस कर लेते हैं इसको। आप लोग ध्यान से देखो
कि जो सब्सटेंस हम लोग अपनी दीवारों को पोतने के लिए प्रयोग में लाते हैं उसको बोलते हैं लाइम। और इसी लाइम का नाम होता है, केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। अभी हम लोगों ने देखा था कि ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है इसको लाइम बोला जाता है या फिर इसको क्विक लाइम बोलते हैं। जब ये क्विक लाइम को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब पुताई करते हैं घर के अंदर तो हम लोग एक बड़ा सा ड्रम लेकर के आते हैं और उस ड्रम के अंदर हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड को डालते हैं और कैल्शियम ऑक्साइड को डालने के बाद उस ड्रम के अंदर हम धीरे 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 पानी ऐड करना चालू करते हैं। इतनी बात समझ में आई? अब क्या होगा, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होगा ये उस पानी के साथ रिएक्ट करेगा और जैसे ही ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे ये मिल करके बना देंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इतनी बात समझ में आ गई? तो जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो एक वाइट कलर का सॉलिड फॉर्म होगा विच इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पर थोड़े अमाउंट की हीट भी इवॉल्व होगी। तो आप यहाँ पर हीट भी इवॉल्व होते हुए दिखा सकते हो। गुड टू गो। उसके बाद क्या होगा, अब ये जो सॉलिड है इसको तो हम दीवार पे पोत नहीं सकते हैं, लिक्विड बनाना पड़ेगा। और लिक्विड बनाने का तरीका क्या होता है कि भाई उस ड्रम के अंदर पानी ऐड करते चले जाओ। तो आप क्या करेंगे, धीरे धीरे उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो सॉलिड है उसको लिक्विड बनाना चालू करेंगे बाय एडिंग सम वाटर इनटू इट, बाय एडिंग मोर एंड मोर वाटर इनटू इट। तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी हम लोग उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में मिलाएंगे ताकि हम लोगों को उस सॉलिड से एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सल्यूशन मिल जाए। इतनी बात समझ में आ गई? अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सल्यूशन होगा इसको हम लोग ब्रश लेंगे और अपनी दीवारों पर लगाना चालू कर देंगे। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? यहाँ तक की बात सिर्फ इतनी है कि क्या किया है हम लोगों ने सिर्फ इतना किया है कि एक ड्रम लिया, उस ड्रम के अंदर हम लोगों ने कैल्शियम ऑक्साइड डाला और उस कैल्शियम ऑक्साइड के ऊपर हम लोगों ने कुछ अमाउंट का पानी ऐड कर दिया। जब ये कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर एक दूसरे के साथ रिएक्ट होंगे तो ये दोनों मिलकर के बनाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अभी फ़िलहाल ये सॉलिड होता है क्योंकि ज़्यादा अमाउंट का पानी हम लोगों ने नहीं डाला है। यहाँ पर कुछ अमाउंट की हीट भी रिलीज़ होती है। अब हम लोग क्या करेंगे, सॉलिड को अब तो अपनी दीवारों पर नहीं लगाते हैं, इसको हमको सल्यूशन बनाना पड़ेगा पानी डाल डाल के। तो इसी ड्रम के अंदर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पानी ऐड करना चालू करेंगे और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हम लोग तैयार कर लेंगे एक सल्यूशन। और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सल्यूशन को हम लोग किस पर अप्लाई करेंगे, अपनी दीवार पर। तो इतनी चीज़ हम लोगों ने अभी तक सीखी है। लेट्स मूव फर्दर नाउ। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सल्यूशन होगा, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सल्यूशन जब दीवारों पर लगाया जाएगा तो हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है ये उसके साथ रिएक्ट करना चालू कर देगा। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब हवा में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वापस से एक और कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है और ये दोनों कंबाइन होकर के बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। और क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वाइट कलर का शाइनी अपीयरेंस देता है आपकी दीवारों को, तो 2 या 3 दिन के बाद आप लोग देखते हो कि आपकी जो दीवारें हैं उनमें शाइनी अपीयरेंस दिखाई देने लगी है, शाइनी फिनिश आने लगा है। और ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो वाइट कलर का शाइनी कंपाउंड होता है। ऑलराइट, सो होगा क्या, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर ये हुआ है कि हमारा जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम लोगों ने अपनी दीवारों पर लगाया था वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हवा में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया और इन दोनों ने मिलकर के बना दिया कैल्शियम कार्बोनेट। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये वाइट कलर की शाइनी अपीयरेंस देता है हमारी दीवारों को, लेकिन इसको बनने में 2 या 3 दिन लगते हैं।
तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट को बनने में एक्चुअली 2 या 3 दिन लगते हैं। तो आपकी जो दीवार है उन पर शाइनी फिनिश आएगा 2 या 3 दिन के बाद। इतनी बात समझ में आ गई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड केस। अब हम लोग अगले केस की बात करते हैं। तो ये वाला और आप लोग देख लो, ये भी हमारा केस नंबर 2 का ही एग्जाम्पल है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा ये जो अमोनिया है कंपाउंड नंबर 1, ये कंपाउंड नंबर 2 हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है और अमोनियम क्लोराइड बना दे रहा है। ये है आपका HW। आप लोग सॉल्व करेंगे, कमेंट्स में मुझे बताएंगे। नहीं होता है, व्हाट यू कैन डू, आप लोग कमेंट्स में मुझे अपनी क्वेरीज दे सकते हैं, या फिर मैंने अपना मेल ID दिया हुआ है, यू कैन सेंड मी योर क्वेरीज ऑन द सेम ईमेल ID जो मैंने चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। गुड टू गो, चलें आगे। नाउ अब है हमारा लास्ट केस एंड दैट इज़ केस नंबर 3। और केस नंबर 3 के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था कि भैया केस नंबर 3 के अंदर ना तो दोनों ही एलिमेंट होंगे, ना ही दोनों होंगे कंपाउंड। फिर होगा क्या, केस नंबर 3 के अंदर एक होगा हमारा एलिमेंट, वो एक एलिमेंट कंपाउंड के साथ कंबाइन होगा और ये दोनों कंबाइन होने के बाद मिलकर के बनाएंगे एक नया कंपाउंड। तो ये देखने को मिलेगा हम लोगों को केस नंबर 3 के अंदर। कैसे, अब आप लोग देखो यहाँ पर ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, दिस इज अ कंपाउंड। ये कंबाइन होती है, ये रिएक्ट होती है ऑक्सीजन के साथ एंड ऑक्सीजन इज अ एलिमेंट। और जब ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं विच इज़ अ न्यू कंपाउंड। ठीक है, अब हम लोग इक्वेशन तैयार कर लेते हैं इसका कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कंबाइन करती है ऑक्सीजन गैस के साथ तो ये दोनों मिलकर के बनाती हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ केस नंबर 3। कैसे, ये है हमारा कंपाउंड, ये कंपाउंड हमारे एक एलिमेंट के साथ कंबाइन हुआ और इन दोनों ने मिलकर के बना दिया एक और कंपाउंड। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ केस नंबर 3। नाउ अगला हमारा एक और एग्जाम्पल है केस नंबर 3 के अंदर सल्फ़र डाइऑक्साइड, जो कि एक कंपाउंड है। जब वो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो ये दोनों मिलकर के बनाएंगे सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। ओके, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे। सो अगेन दिस इज़ योर होमवर्क। अब हम चलते हैं अपने दूसरे कैटेगरी के रिएक्शंस की तरफ जिनका नाम है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं इनमें कॉम्बिनेशन का बिल्कुल उल्टा होता है। यहाँ पर एक कंपाउंड होगा और उस कंपाउंड को जब हम लोग हीट करेंगे या फिर उस कंपाउंड को जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट देंगे या फिर जब उस कंपाउंड को हम लोग सनलाइट के एक्सपोजर में रखेंगे तो वो 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस में टूट जाएगा। और इस तरीके के रिएक्शंस को नाम दिया जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। दूसरी चीज़, ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बिल्कुल उल्टे होते हैं। ऑलराइट, यानी कि बिल्कुल उल्टा होता है इनमें, क्योंकि वहाँ पर 2 चीज़ें कंबाइन हो रही थी और यहाँ पर स्प्लिटिंग देखने को मिलती है। नाउ अगर हम लोग अपने कैटेगरी की बात करते हैं तो पहला केस आता है थर्मल डिकम्पोजिशन का, यानी जब डिकम्पोजिशन हीट की प्रेजेंस में किया जा रहा हो तो उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। एंड द बेस्ट एग्जांपल इज़ जब फेरस सल्फेट को हीट किया जाता है स्ट्रांगली तो ये डिकम्पोज होता है फेरिक ऑक्साइड में, सल्फ़र डाइऑक्साइड में और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में। कैसे, मान लो ये हमारा फेरस सल्फेट है, ये जो फेरस सल्फेट है जब ये फेरस सल्फेट को हम लोग स्ट्रांगली हीट प्रोवाइड करेंगे, यानी जब इसका थर्मल डिकम्पोजिशन कराया जाएगा तो ये जो फेरस सल्फेट है ये फेरिक ऑक्साइड में टूट जाएगा, ये सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस में टूटेगा और ये सल्फ़र ट्राइऑक्साइड गैस में टूटेगा। तो यहाँ पर एक कंपाउंड 3 सिंपल सब्सटेंसेस में टूट गया और वो किसकी प्रेजेंस में हुआ, हीट,
थर्म की प्रेजेंस में हुआ तो इस तरीके के रिएक्शंस को नाम दिया जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरी कैटेगरी है हमारी यहाँ पर रिएक्शंस की इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करा देते हैं मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड से, तो ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है ये डिकम्पोज हो जाता है मेटल में और ऑक्सीजन गैस में। यानी कि जब हम लोग एल्यूमिनियम ऑक्साइड को इलेक्ट्रिक करंट पास करा देते हैं इसमें से हो करके, तो क्या होता है, ये एक मेटल में बदल जाता है एंड दूसरी चीज़ यहाँ पर बनती है गैस। तो यहाँ पर एक जो कंपाउंड था वो दो सिंपल सब्सटेंसेस में टूटा, लेकिन किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। Now let's talk about the third category, that is photochemical decomposition। फोटो का मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में। जब हम लोग सिल्वर क्लोराइड को एक्सपोज करते हैं सनलाइट से तो ये डिकम्पोज होता है सिल्वर मेटल में और क्लोरीन गैस में। तो मान लो ये हमारा सिल्वर क्लोराइड है। जब इस सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट की प्रेजेंस में रखा जाता है, सनलाइट के एक्सपोजर में रखा जाता है, तो क्या होता है, ये हमारा सिल्वर मेटल में टूट जाता है और दूसरा क्लोरीन गैस में टूट जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये हमारा एक कंपाउंड है। ये जो कंपाउंड है जैसे ही सनलाइट दिया वैसे ही दो सिंपल सब्सटेंसेस में टूट गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन हुआ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर इज दिस एक्टिविटी। यहाँ पर एक एक्टिविटी है और उस एक्टिविटी के अंदर आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को एक सिल्वर क्लोराइड लेना है। सिल्वर क्लोराइड आपने 2 ग्राम लिया। उस 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड वो कैसा होगा, वाइट कलर का होगा। तो हम लोग एक एक्टिविटी करने वाले हैं, आप लोग इसको करिएगा। कैसे, आप लोग सिल्वर क्लोराइड लोगे एक चाइना डिश में, 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड। वो जो सिल्वर क्लोराइड होगा वो वाइट कलर का होगा। जब आप इस चाइना डिश को सनलाइट के एक्सपोजर में रखोगे कुछ देर के लिए, तो थोड़ी देर बाद आप ये फाइंड आउट करोगे कि वो जो वाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड है वो ग्रेइश वाइट कलर में टर्न हो गया। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर सिल्वर मेटल बना। ऑलराइट, यानी कि एक्चुअल में यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि ये जो हमारा, जस्ट लुक हियर, यहाँ पर एक्चुअल में हो क्या रहा है कि यहाँ पर जो सिल्वर क्लोराइड हम लोगों ने लिया था, ये सिल्वर क्लोराइड वाइट कलर का था। जब इसको हम लोगों ने सनलाइट के एक्सपोजर में रखा तो ये जो सिल्वर क्लोराइड था, ये सिल्वर क्लोराइड सिल्वर मेटल में टूट गया और ये जो सिल्वर मेटल है ये आपको ग्रेइश वाइट कलर का दिखाई पड़ेगा। ठीक है। और दूसरा यहाँ पर आपका बना क्लोरीन गैस। तो यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर डिकम्पोजिशन हो गया। वो जो सिल्वर क्लोराइड था वो सिल्वर क्लोराइड सिल्वर मेटल में टूट गया और सिल्वर मेटल इज़ नॉट वाइट इन कलर, वो आपको ग्रेइश वाइट दिखाई देगा। लेट्स टॉक अबाउट द फाइनल स्लाइड, दैट इज़ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन आवर बॉडी। तो डाइजेशन हमारी बॉडी में भी होता है एंड दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कैसे, जो भी हम लोग खाना खाते हैं, जैसे वीट खाया, राइस खाया, पोटैटो खाया, इन सब के अंदर होता है स्टार्च और वो जो स्टार्च होता है वो डिकम्पोज होता है, सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि जब उस स्टार्च का डिकम्पोजिशन डाइजेशन होता है तो वो जो स्टार्च होता है वो सिंपल ग्लूकोज में टूट जाता है और उसका ग्लूकोज में टूटना ही डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, दैट इज़ डाइजेशन। हमारे जो प्रोटीन्स होते हैं उनका डिकम्पोजिशन होता है, उनका डाइजेशन होता है और वो अमाइनो एसिड्स में टूट जाते हैं। सो digestion in our body is the best example of decomposition reactions. Good to go? Now, ये थी हमारी फाइनल स्लाइड। अब बाकी के जो टॉपिक्स बचे हैं जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन,
जैसे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं। देन विल टॉक अबाउट द रिडॉक्स रिएक्शन। उसके बाद हम लोग इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन डिस्कस करेंगे अल्टीमेटली, जिसके अंदर कॉरोजन देखेंगे, रेंसिडिटी देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपने वैकेशंस को एंजॉय करिए, ध्यान रखिए अपना। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, यू कैन लाइक द वीडियो एंड यू कैन शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड्स एज वेल, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। ऑलराइट, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं एंड इसके पार्ट 2 में हम लोग वापस से मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।